नमस्कार साथियों, अब हम लोग बेसिक साइंस में अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको चैप्टर पढ़ाया लीवर चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं सिंपल मशीन। बच्चा ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो मशीनें हैं, जो एक्चुअली में वेट लिफ्टिंग मशीनें हैं, जो वेट को लिफ्ट करती हैं, इनके बारे में हमें समझना है और कैसे इनकी एनालिसिस करनी है, इनका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इनका कह सकते हो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनके बेसिक टर्म क्या है, ये सारी की सारी बातें समझनी है ना। तो मैंने चित्र में देखी बहुत सारी सिंपल मशीनें दिखाई है, जैसे कि स्क्रू भी एक प्रकार की सिंपल मशीन होती है, ये व्हील और एक्सेल भी सिंपल मशीन होती है। ऐसे बहुत सारी सिंपल मशीन होती है। पुली, अगर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, वो तुम्हारा पूछा जाता है पुली की सहायता से, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की सिंपल मशीन होती है। तो ढेर सारी सिंपल मशीन है, लेकिन सिंपल मशीन को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको सिंपल मशीन पढ़ाना शुरू कर दूं, कि डायरेक्ट मैंने पुली पढ़ाना शुरू कर दिया कि कॉपी निकालो है और पुली पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक एक करके प्यार से सिंपल मशीन को पूरा का पूरा डील करेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए सबसे पहली जो आपको हेडिंग डालनी है वो ये डालनी है कि भाई सिंपल मशीन होती क्या है, साधारण मशीन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको कॉपी में ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो मैं ये सब चीजें इसलिए लिख के लेके आता हूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले से लिख के ले आते हो। मैं इसलिए लिख के लेके आता हूं ताकि आपकी नोट्स भी बनती रहे। ऐसा ना हो कि मैंने बस आपको पढ़ा दिया, मैंने बोल दिया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं लिख पाते बेचारे। तो उनके लिए मैं सोचता हूं कि हम लोग अगर एक डेफिनेशन को लिख लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे सिंपल मशीन। अब सिंपल मशीन की परिभाषा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी कभी आपसे सिंपल मशीन की परिभाषा पूछी जाती है तो आप कहते हैं कि एक ऐसी मशीन जिसमें प्रयास लगाकर, सर ये प्रयास का मतलब होता है इफर्ट। आप अपनी तरफ से जो बल लगाते हो ना, अपनी तरफ से जो प्रयास करते हो, किसी को खींचने में, किसी को रोकने में, सब उसी को इफर्ट कहते, प्रयास कहते, है ना। तो सिंपल मशीन वह मशीन होती है जिसमें प्रयास लगाकर किसी भार को उठाया जा सके। आप या तो बोलो उठाया जा सके या फिर उसको सहारा दिया जा सके, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उठाया जा सके या सहारा दिया जा सके, सर उसे सिंपल मशीन कहते हैं। तो साधारण मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम लोग अपनी तरफ से प्रयास लगाते हैं, बल लगाते हैं और किसी दूसरे लोड को उठाते हैं या फिर सहारा देते हैं। सर ऐसी मशीन को ही बोला जाता है सिंपल मशीन, साधारण मशीन, ठीक है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ए मशीन इन विच ए लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड सिंपल मशीन। मैं एक दो एग्जाम्पल भी लेके आता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई सिंपल मशीन होती क्या है। जैसे कि आप चित्र में देखिए, जो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया, यही दो डायग्राम से आपको पूरा सिंपल मशीन समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यही दो डायग्राम आपको समझाने वाला हूं। ये जो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया है, एक्चुअली में हम लोग इसको बोलते हैं व्हील एंड एक्सेल। ध्यान रखना, इस जो डायग्राम का नाम है वो है व्हील एंड एक्सेल, पहिया और धुरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये व्हील एंड एक्सेल क्या है। इसमें मैंने देखिए एक धुरा दिखाया है, आप इसको एक्सेल बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं सर? आप इसको बोलते हैं एक्सेल। उसके साथ साथ ये हमारा जो हैंडल है, आप इसको पहिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर एक बाल्टी को लटका दूं जिसका वेट मान लीजिए W है, और इस एक्सेल की, इस व्हील की सहायता से मैं इसको देखो ऐसे घुमाऊं, तो जैसे जैसे मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मानी बात है कि ये आपकी रस्सी की मदद से ऊपर की ओर चढ़ेगा और देखो वेट लिफ्ट हो जाएगा। तो आपने अपना इफर्ट कहां लगाया? तो इफर्ट आपने यहां लगाया ना, देखो यहां लगाया ना, तो यहां आपने इफर्ट P लगाया घुमाने में, और यहां देखिए वेट लिफ्ट हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल सिंपल मशीन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेट को लिफ्ट कर रहा है। क्लियर है? तो वेट को लिफ्ट करने वाली जो भी मशीन होगी वो हमारी सिंपल मशीन होगी, जैसे कि पहिया और धुरा, यानी व्हील एंड एक्सेल। सर एक और मशीन देखिए, इस मशीन का नाम होता है स्क्रू जैक। ध्यान रखना, इस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहना इस मशीन को बोला जाता है स्क्रू जैक। सर ये स्क्रू जैक क्या होता है, थोड़ा मुझे बताइए स्क्रू जैक क्या है। तो स्क्रू जैक एक ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से हम हैवी लोड को उठाते हैं। कभी आप ऑटोमोबाइल की उसमें जाइए, शोरूम में जाइए या ऑटोमोबाइल वाली कंपनी में जाइए, तो वहां पर स्क्रू जैक डेफिनेटली मिलेगा। स्क्रू जैक को क्या करते हैं हम लोग? ऊपर एक हैवी लोड रख देते हैं, और हैवी लोड रखने के बाद ये होता है उसका हैंडल। ये क्या होता है सर? ये होता है उसका हैंडल, और हैंडल को हम लोग पकड़ के ऐसे, देखिए इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं।
तो जब हैंडल को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, है ना, या फिर कई बार हम लोग ऐसे ऐसे भी घुमाते हैं, तो हैंडल को पकड़ के घुमाया जाएगा, तो मानी बात है ये चूड़ियां, ये क्या बनी हुई है, तो कहना ये चूड़ियां है, ये थ्रेड है, इनको बोलते हैं थ्रेड, सर ये चूड़ी है। तो जैसे जैसे हम लोग अपने इस हैंडल को पकड़ के घुमाते हैं, तो मानी बात है ऐसे हैंडल को पकड़ के घुमाएंगे तो ये खुलता रहेगा, और इस तरीके से देखिए ये आपका पीछे वाला, इसको बोलते हैं स्पिंडल, ये जो बीच वाली चीज है ना, इसका नाम होता है स्पिंडल, इसको बोलते हैं स्पिंडल, और स्पिंडल में कटी होती है चूड़ियां। तो जैसे जैसे आप घुमाओगे स्पिंडल ऊपर उठता जाएगा, चूड़ियां खुलती रहेंगी, और ये वेट हमारा ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। तो ये भी तो कहीं ना कहीं वेट को उठा रहा है, इसीलिए ये भी एक प्रकार की क्या है, सिंपल मशीन है। तो सिंपल मशीन का सीधा सा लॉजिक होता है कि आपने भैया प्रयास लगाया, एफर्ट लगाया, और वेट उठ जाए। जब वेट उठ जाता है तो ध्यान रखना ऐसी मशीन को हम लोग सिंपल मशीन के नाम से जानते हैं। सर मैकेनिकल में सिंपल मशीन की परिभाषा यही है, लेकिन जैसे कि आप लोग बल्ब पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब रोशनी दे रहा है, तो क्या ये सिंपल मशीन है? नहीं सर, इसकी मदद में हम कोई इफर्ट नहीं लगाते, कोई लोड नहीं उठाते, तो बल्ब सिंपल मशीन नहीं है। बात समझे ना। तो मशीन का मतलब, सिंपल मशीन का मतलब यही होता है कि आप बल्ब लगाइए और बल्ब लगाने के बाद लोड उठ जाए, सर दैट इज कॉल्ड सिंपल मशीन। एग्जाम्पल के तौर पे व्हील एंड एक्सेल, एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रू जैक। हालांकि और भी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये सिंपल मशीन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यही दो एग्जाम्पल मैं बार बार लेने वाला हूं, क्योंकि यही दो एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिससे पूरे सिंपल मशीन के चैप्टर को समझना सबसे आसान होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग मेरे भाई टर्मिनोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्दावली। अर्थात सिंपल मशीन वाले चैप्टर में हम लोग ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जिनको पढ़ने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जो हमें अभी आगे चल के मिलने वाले हैं, उन सबको समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल मशीन की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मेरी एक पुली है, ये डायग्राम मेरी क्या है बच्चा, ये डायग्राम मेरी एक पुली है, इसको हमने पुली कह दिया। ये पूरी तरीके से फिक्स पुली है। फिक्स पुली मैं इसको लिए कह सकता हूं इसको, क्योंकि ये पुली कभी मोशन नहीं करेगी, घूम जरूर सकती है पुली, लेकिन ये पुली मोशन नहीं करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है फिक्स पुली, फिक्स पुली। अब फिक्स पुली में मैंने क्या किया है कि ये रस्सा लगा दिया। फिक्स पुली में देखिए इस तरीके से मैंने रस्सा लगा दिया, ये मेरा रस्सा हो गया, ये रस्सा हो गया, ऐसे रस्सा हो गया, है ना, मतलब ये रस्सी हो गई। अब अगर फिक्स पुली में जो मेरी रस्सी है, इस रस्सी में नीचे की ओर मैं एक वेट लटका दूं, मैं नीचे की ओर क्या कर दूं, एक वेट लटका दूं, एक भार लटका दूं, ये सर वेट डब्ल्यू हो गया। अब मुझे बताइए अगर इस वेट को मुझे खींचना है तो मैं कैसे खींच सकता हूं, तो कहना इस वेट को खींचने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मुझे यहां पर प्रयास लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या लगाया, प्रयास पी, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग प्रयास पी लगाते हैं तो प्रयास पी लगाने से देखिए आपका जो वेट है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। देख लो, प्रयास पी लगाने से वेट ऊपर की ओर उठ जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने प्रयास लगाया, वेट ऊपर की ओर उठा, सिंपल मशीन है। तो फिक्स पुली भी एक तरह की सिंपल मशीन होती है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब चलो, अब सवाल आता है कि सबसे पहले आप मुझे बताइए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। इसको हिंदी में कई बार हम लोग यांत्रिक लाभ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर, हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक लाभ। अब मैं आपसे पूछूं क्या है मैकेनिकल एडवांटेज, तो आप सीधा सीधा कम शब्दों में कहिए कि देखो सर, कोई भी जो सिंपल मशीन होती है वो किसी ना किसी तरह का भार उठाती है, उसके लिए प्रयास भी लगाया जाता है। तो उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास, उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास का जो अनुपात होगा सर, उसी अनुपात को बोला जाता है सिंपल मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज की परिभाषा होती है उठाया गया भार और कह सकते हो लगाया गया प्रयास, यानी W/P, है ना। सर W की बात करते हैं, W मतलब लोड, भार, और भार का मात्रा न्यूटन। प्रयास भी एक प्रकार का बल है जो आप लगा रहे हो, तो उसका मात्रा भी न्यूटन। यही रीजन है मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती, तो कह सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है समझ में आ गया, यांत्रिक लाभ समझ में आ गया। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, लिखिए कि उठाए गए
भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को, उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया है ना। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चा? इसको हिंदी में बोला जाता है वेग अनुपात। अगर मैं पूछो कि बताइए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो आप कह सकते हो वेग अनुपात होता है वेलोसिटी रेशियो। क्या है वेलोसिटी रेशियो समझे। सर वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से एकदम कायदे में सुनिएगा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है सुनो। देखो जैसे कि आपको पता है कि जब आप यहां प्रयास लगाओगे तो भार ऐसे ऊपर उठेगा, तो प्रयास कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। मान लीजिए जो आपने 10 न्यूटन का बल लगा के इसको खींच रहा है, तो प्रयास नीचे की ओर आएगा, प्रयास कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। मान लीजिए प्रयास पहले यहां था, फिर प्रयास यहां आ गया, कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। सेम तरीके से जो भार होगा, भार पहले यहां था, भार थोड़ा सा ऊपर आएगा, भार भी तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रयास नीचे की ओर लगाओगे तो प्रयास ने मान लीजिए y दूरी तय की, कितनी दूरी y, और भार ने कितनी दूरी तय की, भार ने दूरी तय की x। मैंने अलग अलग माना, हालांकि इस कंडीशन में दोनों सेम होगा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। इस कंडीशन में दोनों सेम होगा, वो एक अलग बात है, बट अलग अलग कंडीशन में ये सेम हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानी y और भार द्वारा चली गई दूरी यानी x। प्रयास ने कितनी दूरी तय की उसे y माना जाएगा हमेशा, क्योंकि किताबों में ज्यादातर y माना गया है, और भार ने कितनी दूरी तय की उसे हमेशा x माना जाएगा, इसलिए y बटे x ये हमारा वेग अनुपात होता है। ध्यान से सुनते रहना सब लोग। तो वेग अनुपात का क्या मतलब होता है सर? वेग अनुपात का मतलब होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, लिखिए कॉपी में, भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात कहलाता है, ठीक है। चलो अब आता है इनपुट एनर्जी। भैया इनपुट एनर्जी कितनी है? इनपुट का मतलब होता है कि आपने निवेश कितना किया है ना। इनपुट एनर्जी मतलब निवेश ऊर्जा तुमसे पूछी जा रही है कि बताइए निवेश ऊर्जा कितनी है। निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इनपुट एनर्जी निकालनी है कि भाई इनपुट एनर्जी कितनी होनी चाहिए, है ना, इनपुट एनर्जी। तो आप सब लोग मुझे एक बात बताइए, आपने इनपुट एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी का मतलब होता है कार्य। भाई आप लोग जो भी कार्य करते हो वही तो ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, और कार्य का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बल गुणे विस्थापन पे ध्यान देना है कि भाई बल गुणे विस्थापन कितना है सर, यही मेरा इनपुट एनर्जी होगा। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इनपुट पूछूं कितना किया, तो इनपुट के तौर पे हम लोग पहले प्रयास लगा रहे हैं, फिर भार उठेगा। क्या पहले भार अपने आप उठ जाएगा? सोच से देखिए, जब तक हम प्रयास नहीं लगाएंगे क्या तब तक भार ऊपर जा सकता है? कहना नहीं जा सकता सर। इसलिए इनपुट के तौर पे हमें पहले प्रयास लगाना है, फिर भार ऊपर उठेगा, है ना, समझ रहे। तो इनपुट एनर्जी में कह सकते हो कि आपने पहले प्रयास लगाया यानी P, और प्रयास का विस्थापन हो गया Y, तो P इंटू वाई सर यही आपका इनपुट एनर्जी हो जाता है। P इंटू वाई सर यही तुम्हारा इनपुट एनर्जी हो जाएगा, P इंटू वाई। ओके, तो प्रयास P इंटू वाई सर यही तुम्हारा इनपुट एनर्जी है। बताओ बात सब क्लियर? तो इनपुट एनर्जी क्लियर हो गया ना। इनपुट एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपने पहले प्रयास लगाया तो प्रयास के साथ प्रयास द्वारा चली गई दूरी को मल्टीप्लाई कर दिया यानी P इंटू वाई है। आउटपुट एनर्जी बताइए क्या होगा, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्गत ऊर्जा। अगर मैं पूछूं कि बताइए सर आउटपुट एनर्जी क्या है, तो आप सीधा सीधा बताइए। अगर आपको सर आउटपुट एनर्जी निकालनी है, आउटपुट ऊर्जा निकालनी है, तो बताइए आउटपुट एनर्जी क्या है। तो आप ये बताइए जब आपने प्रयास लगाया तो प्रयास लगाने के बाद आपको आउटपुट क्या मिला। मैं आपसे पूछूं कि प्रयास लगाने के बाद आपको आउटपुट क्या मिला, तो प्रयास लगाने के बाद ये भार ऊपर उठा। सर भार ऊपर उठा है तो आउटपुट एनर्जी हो जाएगी भार इंटू भार द्वारा चली गई दूरी यानी x। तो W इंटू जो x होगा, W इंटू x होगा सर यही तुम्हारा आउटपुट एनर्जी हो जाएगी। तो इनपुट एनर्जी कितना P इंटू वाई, क्योंकि तुमने प्रयास लगाया। आउटपुट एनर्जी कितना W इंटू एक्स। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए तुमने इनपुट ऊर्जा दी 100 किलो जूल फॉर एग्जाम्पल,
100 किलो जूल। और आउटपुट जो ऊर्जा मिल रही है वो आपको मिल रही है 80 किलो जूल, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ। तुमने इनपुट दिया 100 किलो जूल का, आउटपुट मिला 80 किलो जूल का, लॉस कितने का हुआ 20 किलो जूल का। बच्चा जो लॉस होता है वही तो तुम्हारा फ्रिक्शन एनर्जी होती है ना। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए फ्रिक्शन एनर्जी यानी घर्षण ऊर्जा क्या होगी, ये भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए घर्षण ऊर्जा क्या होगी। तो आपका प्रश्न सीधा सीधा ये रहता है कि घर्षण ऊर्जा का मतलब होता है कि कितना लॉस हो गया। 100 में से 80 को घटा दीजिए, दैट मीन्स P इंटू वाई इनपुट ऊर्जा में से आउटपुट ऊर्जा को घटा दीजिए, W इंटू एक्स को घटा दीजिए, P इंटू वाई माइनस W इंटू एक्स। सर यही तुम्हारा घर्षण ऊर्जा हो जाएगी। सर यही तुम्हारी घर्षण ऊर्जा हो जाएगी। तो तीनों डेफिनेशन आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट मत रखना, क्योंकि ये जो 5 डेफिनेशन मैंने आपको शुरुआत में लिखी ना, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं हटा देता हूं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई अभी रोल नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर ले। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, W बटे P, उठाया दिया भार बटे लगाया दिया प्रयास। वेलोसिटी रेशियो क्या है, Y बटे एक्स, प्रयास भुजा और बटे प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। फिर इनपुट एनर्जी क्या है, P इंटू वाई, क्योंकि पहले प्रयास लगाया था। आउटपुट एनर्जी क्या है, W इंटू एक्स, क्योंकि भार बाद में उठाए। घर्षण में खर्च ऊर्जा कितनी है, P इंटू वाई माइनस W इंटू एक्स। ओके, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछा जाए आप जरूर याद रखिए। इसके बाद ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है ना। ये फिट्स फुलिट एग्जाम्पल है। और भी हमारे पास हेडिंग है, जैसे कि अगली जो आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं वो इफिशियंसी की है। बच्चा यही वो हेडिंग है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी रही थी। 2018 जब पेपर हुआ था ना, तो इफिशियंसी से ही सबसे ज्यादा हेडिंग पूछी रही थी। अगर मैं पूछूं कि भाई इफिशियंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहना इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईंटा से। ध्यान रखना, इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ईंटा से। तो मैं यहां बता देता हूं क्या होती है इफिशियंसी। तो जब भी कभी किसी मशीन की हमें दक्षता निकालनी होती है, तो दक्षता निकालने की परिभाषा होती है कि आप सर आउटपुट ऊर्जा को ऊपर रखिए, यानी आउटपुट एनर्जी ऊपर रखिए और इनपुट एनर्जी नीचे रखिए। आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का अनुपात सर इसी को दक्षता कहते हैं। आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का अनुपात सर दक्षता कहलाता है। आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी, है ना। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आउटपुट क्या होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया आउटपुट का मतलब होता है W इंटू एक्स। सर W इंटू एक्स आउटपुट है, डिवाइड बाई इनपुट एनर्जी क्या है सर, इनपुट एनर्जी होता है तुम्हारा P इंटू वाई। P इंटू वाई सर, इनपुट एनर्जी P इंटू वाई है, आउटपुट एनर्जी W इंटू एक्स है। तो आउटपुट एनर्जी हमने ऊपर रखा, इनपुट एनर्जी नीचे रखा है। सर यही दक्षता हो रही, देख लो सर, ठीक है ये दक्षता हो रही। अब इसको क्या हम लोग और कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो भाई बहुत एक आराम से हम लोग एक चीज में और कन्वर्ट करते हैं, उसको भी देखिए। देखो W बटे P मैंने एक साथ लेटा, लेकिन अगर मैं x को नीचे लेके आ जाऊं तो y बटे x हो जाएगा, देख लो जाए। सर W बटे P क्या था, तो कहना W बटे P मैकेनिकल एडवांटेज था। ये क्या था, तो कहना W बटे P को आपने थोड़ी देर पहले अभी मैकेनिकल एडवांटेज ही बोला है। और y बटे एक्स क्या था सर, y बटे एक्स था वेलोसिटी रेशियो, देख लो। तो दक्षता का एक और हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आ जाता है सर, उसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। ये भी तुम्हारे इफिशियंसी का एक फॉर्मूला है, आप कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे, है ना। तो इफिशियंसी के देखो भाई दो फॉर्मूले आपके सामने आए। पहला फॉर्मूला तो एनर्जी के पदों में आया, एनर्जी के पदों में पहला फॉर्मूला आया। फॉर्मूला ये था आपका कि जो आउटपुट एनर्जी है डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी, ये भी इफिशियंसी है। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, ये भी इफिशियंसी है। परसेंटेज में निकालना है तो भैया 100 का मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज निकलाएगा, है ना। तो कठिन नहीं है, एकदम इजी है, चिल होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो दक्षता के बारे में क्लियर हो गया कि भाई देखो दक्षता इतनी होती है, ये बात एकदम समझ में आ रही। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार यहां पर भी लिख देता हूं। दक्षता का मतलब मेन परिभाषा यही है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। सर ये हमारा कह सकते हो कि किसी भी सिंपल मशीन की दक्षता होती है ना, ये सिंपल मशीन की। हालांकि हम लोग और भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, फ्रिक्शन ऊर्जा के पदों में भी यूज कर सकते हैं।
जैसे कि आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी और फ्रिक्शन ऊर्जा। मैं इनके बीच में एक संबंध बता दूंगा आपको पता है कि जो भी फ्रिक्शन एनर्जी होगी, घर्षण ऊर्जा होगा, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन एनर्जी सर वो क्या होता है, तो कहना फ्रिक्शन एनर्जी कुछ नहीं है सर, वो एक प्रकार की इनपुट एनर्जी है और माइनस आउटपुट एनर्जी है, तो फ्रिक्शन एनर्जी, इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी। तो कई बार अगर आप लोग को फॉर्मूले में फ्रिक्शन एनर्जी को भी इन्वॉल्व करके बात पूछी जाए कि भैया फ्रिक्शन एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर लो, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कई बार हम लोग हो सकता है कि इनपुट की जगह पे आउटपुट प्लस फ्रिक्शन रख दें, या फिर हो सकता है आउटपुट की जगह पर इनपुट माइनस फ्रिक्शन कर दे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस पर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर आता है, अगली हेडिंग आती है आइडियल मशीन। क्या होती है आइडियल मशीन? एक होती है आइडियल मशीन और भाई मेरे एक होती है रियल मशीन। देखो आइडियल मशीन का मतलब होता है आदर्श मशीन। अगर मैं पूछूं आइडियल मशीन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं आदर्श मशीन, और रियल मशीन को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मशीन। अब सुनो आइडियल मशीन क्या होती है। तो कहना आइडियल मशीन बच्चा एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 100% होती है। मतलब आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन होगी जिसकी दक्षता कितने परसेंट होगी सर? 100% होगी। हाँ सर, दक्षता 100% का वहां से मतलब बताइए क्या है? तो दक्षता 100% का वहां से मतलब है कि इनपुट बराबर आउटपुट होना चाहिए, यानी इनपुट एनर्जी बराबर आउटपुट एनर्जी होनी चाहिए। दक्षता 100% का मतलब ये 100% तब आएगा जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों के मान आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। उसके अलावा एक और मतलब होता है कि दक्षता 100% तब आएगी जब फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। तो ये सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं आइडियल मशीन को ही दिखाते हैं। ये सारे के सारे मतलब आइडियल मशीन को दिखाते हैं। एक तो फ्रिक्शन 0 होना चाहिए, दूसरा दक्षता 100% होनी चाहिए, इनपुट बराबर आउटपुट होना चाहिए, और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो होना चाहिए। बोल दो ओके। अब आप खुद सोचो यार, अगर कहीं से फ्रिक्शन 0 हो जाए, तो जब मेरा भाई फ्रिक्शन 0 हो जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो आपने इनपुट किया वही आउटपुट मिलेगा। हाँ, तो इनपुट आउटपुट बराबर दक्षता 100% मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो रियल मशीन की बात कर ले हम लोग। रियल मशीन क्या होता है, वास्तविक मशीन क्या होता है? तो सर रियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 100% से भी कम होती है। ध्यान से सुनना, रियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 100% से कम होती है, 100% से कम। इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन का मान 0 नहीं होगा, इसमें फ्रिक्शन का मान 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। हाँ, अब अगर दक्षता को 100% से कम लाना है, मतलब 8 से कम लाना है भाई, परसेंटेज में 100 और वैल्यू में 8 से कम लाना है, तो 8 से वहां देखिए कम कब आएगा? आउटपुट बटे इनपुट। और 8 से कम लाना है तो कंफर्म है कि आपको जो भी आउटपुट का मान मिलेगा वो तुम्हारा इनपुट से कम होगा, आउटपुट का मान इनपुट से कम होगा। सर अगर दक्षता को हमें 8 से कम लाना है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो भी बराबर नहीं होंगे। मैकेनिकल एडवांटेज जो आपको प्राप्त होगा वो उसके वेलोसिटी रेशियो से कम होगा। मैकेनिकल एडवांटेज जो भी प्राप्त होगा सर वो वेलोसिटी रेशियो से कम होगा। ये डेफिनेशन भी ध्यान रखना हमारे किसकी होती है सर? ये होती है रियल मशीन की, है ना। इनमें से कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है, आपको बस नोट डाउन करना है कॉपी में। बताइए, बात सबको क्लियर है ना? तो आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100%, बाकी बातें आप देख लो। रियल मशीन एक ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% से कम, बाकी बातें आप देख लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब अगली स्लाइड, मतलब ये अभी तक हमने 7 हेडिंग देखो समझ ली, ये 7वीं हेडिंग थी। इसके बाद 8वीं टर्मिनोलॉजी होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल मशीन। ये रिवर्सिबल मशीन बड़ा खास मशीन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा भैया रिवर्सिबल मशीन होती क्या है। ध्यान से सुनना पहले, जैसे कि मैंने आपको देखिए फिर से वही डायग्राम बनाया
और मैंने पहले भी कहा था कि यही वो डायग्राम है जिससे आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसे बोला जाता है सिंपल व्हील एंड एक्सेल। इस मशीन को बोला जाता है सिंपल व्हील एंड एक्सेल। ये देखो, मैं आपको पहले समझा दूं रिवर्सिबल मशीन क्या होती है। मैंने कहा कि ये मशीन को मुझे पता करना है कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पास एक लोड है और जैसे जैसे मैं इसमें हैंडल को प्रयास पी लगाकर घुमाऊंगा और जैसे जैसे प्रयास पी लगाकर इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, लोड ऊपर की ओर उठेगा। बताइए, तो रिवर्सिबल मशीन का यह मतलब होता है मेरे भाई, रिवर्सिबल मशीन का मतलब यह होता है, ध्यान से सुना, कि जब आप प्रयास लगा रहे थे तब तक तो लोड ऊपर उठ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने प्रयास लगाना बंद कर दिया, मान लीजिए ऐसे प्रयास लगा रहे थे, लोड ऊपर उठ रहा, तुम्हारे यहां से पसीना निकल रहा था, तुमने हाथ को छोड़ के ऐसे पसीना पोंछने लगे तो लोड तुरंत नीचे चला जाएगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में कार्य मिल जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में कार्य मिल जाएगा। तो जब वो रिवर्स डायरेक्शन में कार्य देने लगे हैं, उल्टी डायरेक्शन में कार्य लेने लगे, जब प्रयास हटा लेते हैं, तो ऐसी मशीन को रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। देखो, यदि कोई मशीन प्रयास हटाने के बाद उल्टी दिशा में कुछ कार्य करने में सक्षम हो, उल्टी दिशा में कुछ कार्य करने में सक्षम हो, दैट इज कॉल्ड माई रिवर्सिबल मशीन। अब देखो, यहां पर आप प्रयास लगा रहे थे, भार ऊपर जा रहा था, हाँ, लेकिन जैसे ही आपने प्रयास हटा लिया, पसीना पोंछने लगे, भार नीचे चला जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में चला जाए, समझ जाना वो रिवर्सिबल मशीन है। तो सर अगर ऐसा है तो इरिवर्सिबल क्या मशीन होती है? इरिवर्सिबल मशीन सुनिए क्या है। इरिवर्सिबल मशीन का मतलब ये होता है कि जब आप भार लगा रहे थे, मतलब प्रयास लगा रहे थे, तब तक तो भार ऊपर उठ रहा था, जब तक आप इसमें प्रयास लगा रहे थे तब तक तो भार ऊपर उठ रहा था। देखो, देख लीजिए, अब जैसे ही आपने प्रयास लगाया, भार ऊपर उठता गया, ध्यान सुनना, और तुमने प्रयास हटा लिया, मतलब इसमें आप थोड़ी देर के लिए रखकर ऐसे पसीना पोंछने लगे, तो क्या ये वापस वापस आ जाएगा? नहीं सर, धीरे धीरे मेहनत करके ऊपर चढ़ा था, प्रयास आप हटा लोगे, थोड़ी देर के लिए अपना हाथ हटा लोगे, तब कह सकते हो कि ये वापस नहीं आएगा, स्थिर रहेगा। तो वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आपको कार्य नहीं मिल रहा, और जब आपको रिवर्स डायरेक्शन में कोई कार्य नहीं मिलता तो ऐसी मशीन को बोला जाता है इरिवर्सिबल मशीन, है ना। अब इरिवर्सिबल का मतलब होता है अप्रतिवर्त, प्रतिवर्त का मतलब होता है रिवर्सिबल और अप्रतिवर्त का मतलब होता है इरिवर्सिबल। तो परिभाषा देखिए, यदि कोई मशीन प्रयास हटाने के बाद उल्टी दिशा में कोई कार्य करने में सक्षम ना हो, उल्टी दिशा में कोई मोशन ना मिले, सर इरिवर्सिबल। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में अगर मोशन मिल जाए, सर रिवर्सिबल। आप देखो, अरे, और रिवर्सिबल की हिंदी क्या होती है? सर रिवर्सिबल की हिंदी होती है प्रतिवर्त। क्या होती बच्चा? प्रतिवर्त मशीन। समझ में आ रहा है ना? तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आ गया, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि पुली है, पुली में हमने रस्सा बांधकर यहां पर एक वेट लटकाया और यहां से हमने प्रयास पी किया लगाया, जब तक आप प्रयास पी लगा रहे थे तब तक लोड ऊपर जा रहा था, प्रयास पी हटा लोगे, लोड तुरंत नीचे चला जाएगा, रिवर्सिबल मशीन है ना। लेकिन ये तो चलो ठीक है कि अगर कोई मशीन हमें दिखाई गई, हम लोग बता भी देंगे कि हाँ रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, बट कंडीशन क्या है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की? तो याद रखना मेरे भैया, रिवर्सिबल मशीन एक ऐसी मशीन को बोलते हैं जिसमें फ्रिक्शन का मान कम होता है। जिसमें फ्रिक्शन का मान कम होता है सर उसे रिवर्सिबल, जीरो नहीं, फ्रिक्शन का मान कम होता है। बट किससे कम होता है ये बात आपको समझनी चाहिए, तो ध्यान से देखना, जो मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूं, कंडीशन की कैलकुलेशन कर रहा हूं कि रिवर्सिबल मशीन की कंडीशन क्या होती है। तो भाई मेरे रिवर्सिबल मशीन की कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारी फ्रिक्शन होगा, जो भी हमारा फ्रिक्शन होगा वो उसके आउटपुट से कम होगा, जो भी हमारा फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, वो आउटपुट से क्या होना चाहिए? कम, बस। अब चाहो तो यहां पर पूरा नाम भी लिख दीजिए, फ्रिक्शन एनर्जी जो होगी वो आउटपुट एनर्जी से कम होगी, सर वो आउटपुट एनर्जी से कम होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। फ्रिक्शन कम होना चाहिए भाई, अरे फ्रिक्शन कम होगा तभी तो वापस आ जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्यों वापस आएगा, है ना। अच्छा, फ्रिक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? तो कहना फ्रिक्शन एनर्जी का फॉर्मूला था कि इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी, देख लो, लेस देन,
आउटपुट एनर्जी क्या थी, W इंटू एक्स। ये सब बातें याद होनी चाहिए भाई। हाँ, इसमें तो जरा सा कंफ्यूज है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि P इंटू वाई लेस देन, और यहां से हो जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स। बताइए, हो जाएगा। अब P इंटू वाई को भी उठा के ऐसे इसके नीचे ले आइए। तो मेरे भाई जैसे ही इसके नीचे ले आएंगे हम लोग, जैसे ही इसके नीचे ले आएंगे तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 2WX डिवाइड बाई PY और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1, है ना। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो ये जो WX डिवाइड बाई PY है, यही तो तुम्हारी दक्षता थी। देखो मैं दक्षता का फॉर्मूला दे रहा हूं, कहां गया, ये देखो, दक्षता क्या है, W इंटू एक्स डिवाइड बाई PY। तो W इंटू एक्स डिवाइड बाई PY ये दक्षता है, तो दक्षता इज ग्रेटर देन 1/2 आ गया, और 1/2 का मतलब 50% होता है। तो रिवर्सिबल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 50% से ज्यादा होती है ना। ध्यान रखना, रिवर्सिबल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 50% से ज्यादा होती है, उसे रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। अर्थात इसमें का आप एफर्ट हटाइए, उल्टी डायरेक्शन में आपको कार्य मिलेगा। ठीक है, अब इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दक्षता अगर 50% से ज्यादा है, इसका मतलब कंफर्म घर्षण का जो मान होना चाहिए, जो फ्रिक्शन का मान होना चाहिए, है ना, वो कहीं ना कहीं कम होता है। रिवर्सिबल मशीन में फ्रिक्शन का मान कम होता है, इसीलिए इसकी दक्षता 50% से क्या होती है, ज्यादा। एग्जाम्पल कोई पूछे, पुली का एग्जाम्पल दे सकते हो, व्हील एंड एक्सेल दे सकते हो, ये सब रिवर्सिबल मशीन है ना, ये सब क्या है, रिवर्सिबल मशीन। तो उल्टी डायरेक्शन में कार्य मिले, रिवर्सिबल मशीन। अब इरिवर्सिबल की बात करते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, उल्टी डायरेक्शन में कोई भी कार्य ना मिले, है ना। यानी यदि मशीन का प्रयास हटा लेने के बाद उल्टी दिशा में कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होती, समझ जाना, इरिवर्सिबल मशीन। जैसे कि स्क्रू जेट, आप इस स्क्रू जेट में देखिए, जब भी आप ये इफर्ट P लगा रहे थे, जब आप इफर्ट P लगा रहे थे तब तक तो भार ऊपर जा रहा था, जब इफर्ट P लगा रहे थे तब तक तो भार ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने इफर्ट को लगाना बंद कर दिया मेरे भाई, भार वहीं स्टॉप हो गया। क्या वापस आ जाएगा क्या, नहीं भैया, अगर वापस आ जाता ना तो हम लोग तो फिर मर जाएंगे उठाते उठाते। तो वहीं पर ये रुक जाता है, वहीं पर लॉक हो जाता है। इसलिए इस तरह की मशीनों को, इरिवर्सिबल मशीनों को एक और नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ लॉकिंग मशीन। ध्यान रखना, इरिवर्सिबल मशीन का एक और नाम भी होता है, उसे बोला जाता है सेल्फ लॉकिंग मशीन। मतलब प्रयास हटाइए, वो खुद में खुद लॉक हो जाएगी, सेल्फ लॉकिंग मशीन। अब ये कब होता है, ये वो सोचने वाली बात है कि ये सेल्फ लॉकिंग कब बन सकती है। तो सेल्फ लॉकिंग बनने के लिए प्रयास हटा लेने के बाद वहीं पर रुक जाए, इसके लिए इसमें फ्रिक्शन का जो मान होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। हमेशा इरिवर्सिबल मशीन में फ्रिक्शन का मान ज्यादा होता है। बट अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करता हूं कि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो बच्चा इसकी कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि अगर आप इरिवर्सिबल मशीन बनाना चाहते हो तो इसमें जो भी फ्रिक्शन एनर्जी होनी चाहिए, जो भी क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन एनर्जी होनी चाहिए, उसका मान आउटपुट एनर्जी से ज्यादा हो। जो भी हमारी फ्रिक्शन एनर्जी होनी चाहिए सर, उसका मान आउटपुट एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, उसी को बोला जाता है इरिवर्सिबल मशीन। अच्छा, फ्रिक्शन एनर्जी क्या थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, फ्रिक्शन एनर्जी क्या थी सर, फ्रिक्शन एनर्जी थी इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी और ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी, ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी W इंटू एक्स। बताओ, सेम तरीके से उधर जाएगा, फिर आप कह सकते हो P इंटू वाई ग्रेटर देन 2W इंटू एक्स। बताइए, सेम तरीके से इसको दक्षता बनाना है, दक्षता बनाना बच्चा, तो P इंटू वाई को ऐसे लेके आइए, तो आप कह सकते हो 2 टाइम्स ये W इंटू एक्स और डिवाइड बाई P इंटू वाई हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, इक्वल टू नहीं, ये हमारा एफिशिएंसी बन जाएगा, दक्षता बन जाएगा। तो एफिशिएंसी इज ग्रेटर लेस देन 1/2, एफिशिएंसी इज लेस देन 1/2, यानी दक्षता जब 1/2 से कम हो, और 1/2 का मतलब होता है 50% से कम हो। तो याद रखना, जब भी कभी दक्षता 50% से कम होती है, जब भी कभी दक्षता 50% से कम होती है, ऐसी मशीन को हम लोग इरिवर्सिबल मशीन कहते हैं, है ना। तो इरिवर्सिबल मशीन में घर्षण ज्यादा होता है, यही रीजन है कि इसकी दक्षता 50% से कम हो जाती है। रिवर्सिबल मशीन में घर्षण कम था, दक्षता 50% से ज्यादा।
तो मैंने 8 एग्जाम्पल से आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि रिवर्सिबल और सेल्फ लॉटिंग का नाम किसको दिया जाता है, तो कह देना सेल्फ लॉटिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल मशीन को बोलते हैं, अप्रतिवर्त मशीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी परिभाषा पढ़ लीजिए, मशीन विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट रिमूव्ड। ओके, चलो फिर, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी। हमने 9 पॉइंट तक शुरू से लेके मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया, ऐसे करते 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 हमने टोटल आप लोगों को 9 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिस पर कह सकते हो हम लोग मशीन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है आपकी वो ये लीजिए, एक सेकेंड, आपको जो पढ़ना है वो अब पढ़ना है, ये पढ़ना है सबसे पहले। तो पहले मशीन का लॉ पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन, ये मशीन का लॉ। ठीक है, आ जाए जल्दी से। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग पहले ये पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मशीन का नियम। ये समझना थोड़ा आसान होता है, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन में आएंगे। हमने बहुत सारे सिंपल मशीन के टर्मिनोलॉजी समझ लिया, 1-2 एग्जाम्पल भी देख लिए सिंपल मशीन के, लेकिन अभी उनका एनालिसिस करना बाकी है मेरे भाई। हाँ, बिना एनालिसिस के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग आपको जो डालनी है वो डालनी है मशीन का नियम। सर ये मशीन लॉ क्या होता है, मशीन का नियम क्या होता है? मशीन तो 2 तरह की आपने बताई, एक रियल बताई। अच्छा, मशीन का अगर क्लासिफिकेशन कोई करने तो आ जाए ना, मैं बताऊं ऐसे क्लासिफिकेशन होता है मशीन का। मशीन 2 तरह की होती, एक होती हमारी कह सकते होती आइडियल मशीन, एक रियल मशीन। आइडियल मशीन दक्षता 100% रखती है, रियल मशीन 50% से कम। फिर रियल मशीन भी 2 तरह की होती हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मशीन दक्षता रखती है 50% से ज्यादा, इरिवर्सिबल 50% से कम। तो हो सके तो आप लोग अपनी कॉपी में जैसे मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया कर लीजिए। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान से सुनना। सर मशीन का नियम क्या होता है? मशीन के नियम में हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, और वो ग्राफ किसके बीच होता है? वो ग्राफ होता है वाई एक्सिस में लिया जाता है एफर्ट पी को, है ना, और एक्स एक्सिस में लिया जाता है लोड को। तो ध्यान रखना, वाई एक्सिस में हमने प्रयास को ले रखा है, और एक्स एक्सिस में बताइए क्या ले रखा है? सर एक्स एक्सिस में हमने ले रखा है लोड को। वाई एक्सिस में प्रयास हो गया, एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया? सर लोड ले लिया। ध्यान से सुनना सर, चलिए ये तो पॉइंट क्लियर हो रहे, बट हम लोग करने क्या वाले हैं? तो हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इनके बीच में ग्राफ खींचने वाले हैं। तो मेरे भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कभी हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच ग्राफ खींचते, मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, जब भी कभी हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच ग्राफ खींचते तो जो मूल बिंदु से जाने वाला ग्राफ होता है उसका समीकरण हमेशा याद रखना y बराबर mx होता है। बताइए, पता है ना? लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो उसका जो समीकरण होता है सर वो होता है y बराबर mx प्लस c। c क्या होता है? c y एक्सिस में कटा अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट होता है। बताइए, ये बात सबको पता है ना? सेम तरीके से हम लोग यहां पर p और w यानी प्रयास और w के बीच में संबंध निकालने वाले हैं। तो बच्चा मेरे, अगर मैं इसमें भी 2 ग्राफ खींचूं, एक मूल बिंदु से जाता हुआ, एक ऊपर से जाता हुआ, तो सबसे पहले दोनों का आपको समीकरण बताना होगा कि भाई दोनों का समीकरण क्या है। तो जैसे y बराबर mx है तो वैसे y एक्सिस में p लिया हुआ है और x एक्सिस में w लिया हुआ है, इसलिए p बराबर mw। देख लो, क्लियर है? ऊपर वाला समीकरण पूछा जाए तो ऊपर वाला समीकरण हो जाएगा p बराबर mw, तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस c रहेगा। अच्छा, ये c क्या है? तो कहना c यहां पर कटा हुआ अंतःखंड हो जाएगा। सर ये c हो गया, देख लो, ये c हो गया, ये c हो गया, देख लो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो c है ना, ये एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है जो लॉस हो जाता है पूरी तरीके से। c क्या होता है? तो कह देना c होता है फ्रैक्शन में खर्च हुआ, घर्षण में खर्च हुआ एफर्ट। ध्यान से सुनना, c को बोला जाता है घर्षण में खर्च हुआ, खर्च हुआ मतलब एक्सपेंड हुआ, खर्च हुआ एफर्ट, प्रयास। तो घर्षण में खर्च हुआ प्रयास होता है ना? तो आप कह सकते हो एफर्ट लॉस इन फ्रैक्शन, घर्षण में खर्च हुआ प्रयास। तो मेरे भाई ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस ऊपर वाली लाइन में तुम्हारा C0 नहीं है, जबकि वाली लाइन में देखो C0 है। तो जहां C0 है यानी घर्षण में खर्च किया गया प्रयास 0 है,
तो ये जो लाइन होती है सर, ये लाइन शो होती है आइडियल मशीन के लिए। ध्यान रखना, ये लाइन शो होती है टेस्टी लिए, सर ये शो होती है आइडियल मशीन के लिए। ऊपर वाले लाइन में C0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शो होता है आपका रियल मशीन के लिए, वास्तविक मशीन के लिए। अच्छा, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आता कैसे बच्चा? क्वेश्चन आता है कि ये जो P बराबर हमने रियल मशीन का समीकरण लिखा MW+C, ये पूछता है। आइडियल मशीन का समीकरण लिखा P बराबर MW, ये पूछता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि मशीन के नियम में y एक्सिस में क्या लेते हैं, x एक्सिस में क्या लेते हैं। तो बताना है कि y एक्सिस में बच्चा प्रयास P को लेते हैं और x एक्सिस में लोड W को लेते हैं। ठीक है, C क्या है? C भी कई बार पूछा जाता है। तो घर्षण में खर्च हुआ प्रयास होता है, डेट मीन्स इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन होता है। मैं इस बात को समझा सकता हूं, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप इस बात को ऐसे समझो, मान लीजिए मैंने यहां पर जो है ना, यहां पर कोई m द्रव्यमान का एक पिंड रखा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से कह दे में एकदम, है ना। मैं आपसे कह दे रहा हूं कि यहां पर m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है और मैं ऐसा कह देता हूं कि यहां पर घर्षण 0 है। तो जब यहां घर्षण पूरी तरह से 0 होगा, ध्यान से सुना, तो जितना आप यहां पर बल लगाओगे, मान लीजिए बल पर तुमने 1 न्यूटन भी लगाया, बहुत जरा सा तुमने बल लगाया, तो जरा सा बल लगाने के बाद भी आप कह सकते हो कि ये आगे की ओर खिंच जाएगा, क्योंकि घर्षण 0 है। तो घर्षण 0 होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास लगाया है, तब भी आपको लोड मिलता चला जाएगा। जब प्रयास 0 था तब लोड 0। बट अगर घर्षण 0 नहीं है तो भाई साहब बहुत कम बल लगाने से, बहुत कम प्रयास लगाने से पिंड आगे की ओर नहीं खींचेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत कम प्रयास लगाओगे तो हो सकता है कि लोड ना उठे, बहुत कम प्रयास लगाओगे तो लोड ना उठे। यानी जब एक मिनिमम प्रयास से ज्यादा प्रयास लगाओगे, एक मिनिमम इफर्ट से ज्यादा इफर्ट लगाओगे, तब बॉडी आगे की ओर चलना शुरू करेगी या फिर बॉडी उठना शुरू करेगी। अगर वाला केस होता ना पुली वाला, तो उठना वाला केस हो जाता। मान लीजिए यही केस पुली के साथ होता, ये लोड होता है ऐसे और यहां पर प्रयास P होता, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब रियल मशीन की बात करते हैं तो हमें उस बॉडी को उठाने के लिए, उस भार को उठाने के लिए एक मिनिमम प्रयास से ज्यादा प्रयास लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके भार ऊपर उठता है। समझो बात को। लेकिन आइडियल मशीन का आइडियल मशीन कहती है कि यहां पर थोड़ा सा भी प्रयास लगाओगे तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं जो है उठने लगेगी। दैट मीन्स लोड W का मान मिलने लगेगा। देखो यहां पर दोनों चीजें हैं, W भी है प्रयास भी है, यहां पर W भी है प्रयास भी है, दोनों चीजें। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां से यहां तक जो है आप देखो प्रयास बस है, लेकिन लोड नहीं है। ओके, तो ये हमारे आइडियल मशीन और रियल मशीन का ग्राफ होता है। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। सर चलो इतना समझ लिया। अब मैं आपको यहां पर एक दो कंडीशन बताता हूं, वो कंडीशन आप सुनिए। देखो आप लोग को मैं अगर बताऊं, अगर मैं रियल मशीन की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, तो रियल मशीन के लिए ये जो समीकरण आपके सामने आया है कि रियल मशीन के लिए प्रयास P और W में क्या संबंध होता है, तो कह देना रियल मशीन के लिए संबंध होता है P बराबर MW+C होता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग रियल मशीन का संबंध न निकाल के हम रियल मशीन की दक्षता निकालना चाहते हैं। मेरे भाई दक्षता का मतलब होता है कि दक्षता ना निकाल के मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए। दक्षता निकाल के क्या निकालिए? मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए। वेरी गुड, मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए। तो मेरे भाई मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P। हम लोग बात अभी रियल मशीन की कर रहे हैं, फिर इसको बाद में आइडियल मशीन बना लेंगे। तो W तो चलो ठीक है, P का मान उठा के वहां से रखिए MW+C। चेक कीजिए जल्दी से, MW+C। W को नीचे लेके आइए, और मेरे भाई जैसे ही हम लोग W को नीचे लेके आएंगे, देख लो W को ऐसे नीचे लेके आएंगे, तो W को नीचे लेके आने पर आप कह सकते हो कि यहां से W से W कैंसिल हो जाएगा, 1/m+C/W हो जाएगा। चेक कीजिए जल्दी से। मैंने W को नीचे लेके आया, डिवाइड करा दिया, आपको पता चल रहा है क्या है? सर यहीं से हम लोग मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए? तो अगर मैं यहां पर अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू पूछूं, तो अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए मुझे इस C का मान के 0 करना पड़ेगा। देख लो, क्योंकि भाई देखो उल्टा है ना, C का मान ज्यादा रखोगे तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो 1/, ज्यादा कम आ जाएगा। लेकिन C का मान अगर हमने 0 रख दिया, तो C का मान 0 रखने से मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम हो जाएगा।
तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का मान पूछा जाए कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का मान होता है 1/m। ठीक है, सवाल ये कि मैक्सिमम तो चलो निकल आया, इसी तरीके से कई बार तुमसे मैक्सिमम दक्षता पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम दक्षता कितनी होगी, ये पूछेगा। तो मेरे भाई मैक्सिमम दक्षता निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर? दक्षता का मान होता है MA/VR। अगर मैं दक्षता निकालना चाहता हूं कि MA/VR होता है और MA का मान तुमने 1/m निकाल ही लिया है और बटे VR करना है, इसका मतलब इंटू VR कर दे। देखो, तो ये तुम्हारी किसी भी मशीन की मैक्सिमम दक्षता हो सकती है ना। ओके, तो याद रखिएगा दोनों ही फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी मशीन की अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज 1/m होता है, किसी मशीन की अधिकतम दक्षता 1/m इंटू VR होता है। कहां से आया? मैंने पूरा सब कुछ आपको बताया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मशीन का नियम है और मशीन के नियम से कई बार सवाल भी बनते हैं, जैसे कि P = mW+c हो गया। तो 2-3 कंडीशन दे देता है, हाँ 2-3 कंडीशन को P1 mW1+c, P2 mW2+c, फिर P3, इस तरीके से m और c के मान भी निकाले जाते हैं, है ना। m हमारा क्या है? अगर मैं पूछूं m क्या है तो m को कह देना कि भैया m जो है वो स्लोप है, प्रवणता है, ढाल है। c क्या है? c एफर्ट लॉस इन फ्रैक्शन है, घर्षण में खर्च हुआ प्रयास है। ठीक है, अभी मैं जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जी हाँ इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर का मतलब एक प्रकार से ये लेक्चर नंबर 01 हुआ। अभी इसमें हम लोगों को टाइप्स ऑफ मशीन अभी और समझना है, टाइप्स ऑफ मशीन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनको भी समझना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।